Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, welcome to the course. तो चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना गवर्नमेंट स्कीम्स का लेक्चर। तो इसमें बेसिकली हम जून से मार्च तक के जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद वाले जो हैं जो जून जुलाई अगस्त तक के भी करने पड़ेंगे ना, अक्टूबर में पेपर है तो उन सब के भी करने पड़ेंगे। तो उसको हम मंथ वाइज ही कर लेंगे, है ना। तो मंथ वाइज हम सारे करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे, है ना। तो अभी तक क्या हो रहा था कि हम लोग क्यों ना पॉलिटी के अलग डिस्कस कर रहे थे, है ना, आर्ट के अलग कर रहे थे। तो अभी हम इसके बाद क्या करेंगे, सब एक साथ ही महीने में कर लेंगे, है ना। फिलहाल चलिए आगे अभी बढ़ते हैं हम लोग, है ना, अपने लेक्चर के साथ स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमारी मिनिस्ट्री आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स की जितनी भी स्कीम्स हैं उसको हम एक एक करके देखेंगे, है ना। तो मैं ये नहीं बताऊंगा अब ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की है, क्योंकि उसी के अंडर हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन सी स्कीम्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स के अंदर आती हैं, है ना। चलिए, तो पहला आता है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, है ना। तो हम लोग देखो, पहले पूरा भी आगे बहुत बड़े आगे आगे लेक्चर्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी स्कीम का नाम है उसी से हम पहले गैस करने की कोशिश करेंगे कि स्कीम में क्या हो सकता है। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो आपका प्रीलिम्स के क्वेश्चंस करने की स्किल जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि प्रीलिम्स में भी आप ऐसे गैस करोगे चीज़ें, है ना। और ऊपर से फिर हम देख भी लेंगे कि हाँ, क्या हम सही गैस कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना। क्योंकि आधी इन्फॉर्मेशन तो उसके नाम में ही छुपी होती है ना। कोई भी स्कीम का जो नाम होता है उसी से ही हमारा जो है स्कीम के पॉइंट्स बनते हैं। क्योंकि वो देखो, गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स बनाती है वो जनरल पब्लिक के लिए बनाती है ना। वो ये दिमाग में रख के नहीं बनाती है कि यूपीएससी के यूपीएससी के एस्पिरेंट्स पेपर देंगे तो उनको कंफ्यूज करने के लिए हम लोग बनाए, है ना। तो जनरल पब्लिक के लिए बनाती है, तो जनरल पब्लिक के लिए बनाएंगी तो जितना ईजी नाम हो उतना अच्छे से समझ में आएगा पब्लिक को, है ना। तो इसीलिए नाम में ही सब कुछ छुपा है, समझ में आ रहा है। तो चलो पहला पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। स्वास्थ्य क्या होता है, हेल्थ होता है। सुरक्षा क्या होता है, सुरक्षा मतलब हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, मतलब, है ना, हेल्थ को ताकि हेल्थ डिसीजेज ना हो, यही सब के लिए होगा। हेल्थ केयर फैसिलिटी से कुछ रिलेटेड होगा। स्वास्थ्य सुरक्षा निधि एक फंड होता है ना। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक फंड है ना। और ये फंड कैसा है, नॉन लैप्सेबल फंड है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि इसका कोई टेन्योर है कि एक साल में जो है ये ख़त्म हो जाएगा तो इसका फंड आप यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, है ना। तो पहली बात तो ये नॉन लैप्सेबल फंड है ना। किससे रिलेटेड है, ऑब्वियसली हेल्थ केयर फैसिलिटी से रिलेटेड है। हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, है ना, उसके लिए ये फंड है ना। और इसमें पैसा कहाँ से आता है, ये जो फंड है कहीं से तो पैसा आता होगा ना। तो ये पैसा आता है बेसिकली हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के थ्रू, है ना। तो हेल्थ और एजुकेशन सेस के थ्रू जो सरकार पैसा लेती है वो किस में आता है, नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड में। अब आपको पता होगा सेस क्या होता है, व्हाट इज सेस। रिवाइज कर लेते हैं, इकोनॉमी में हमने पढ़ा है पर फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेस क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए जब गवर्नमेंट लेवी लगाती है, कोई टैक्स लगाती है ना। इट इज़ अ टैक्स ऑन, बेसिकली टैक्स ऑन टैक्स होता है सेस, है ना। तो जो आप टैक्स देते हो, इनकम टैक्स, उसके ऊपर कुछ अगर सरचार्ज लग रहा है तो ठीक है ना। इस पूरे अमाउंट पे कुछ गवर्नमेंट सेस लगाती है कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए, जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हेल्थ और एजुकेशन के लिए है ना। तो वो होता है सेस, है ना। तो बेसिकली ये जो हेल्थ और सेस से जो फंड आता है वो कहाँ पे जाता है, ये इस रिजर्व फंड में जाता है, जो ये है अपना स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, ये वाला फंड है ना। तो ये बेसिकली हेल्थ प्रोसीड्स के लिए काम आता है। अब ये इसका यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ होता है, इससे पैसा जो है वो कहाँ कहाँ जा सकता है, किन किन चीज़ों के लिए जा सकता है। तो बेसिकली जो हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ की स्कीम्स चलती हैं, जैसे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें हम 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं, उसमें पैसा जाएगा। नेशनल हेल्थ मिशन में पैसा जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट करने में पैसा जाएगा। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसमें इसको इम्प्लीमेंट करने में पैसा जाएगा। या फिर जैसे अभी कोविड-19 आ गया है तो हमको कितना ज़्यादा हेल्थ पे खर्चा करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे पैसा कहाँ से आ रहा है, ये सब चीज़ों से ही तो आता है पैसा, है ना। डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस, जो भी हेल्थ से रिलेटेड कोई डिज़ास्टर आ गया, जैसे कोविड-19 को हम डिज़ास्टर ही बोलेंगे एक टाइप से, है ना। तो उसको, उन इमरजेंसीज़ को कोप अप करने के लिए ये फंड है हमारा, है ना। सिग्निफिकेंस क्या होगा, बहुत ही बेसिक है
क्या इसका महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है कि भाई ये यूनिवर्सल और अफोर्डेबल हेल्थ केयर को इंश्योर करेगा, है ना, ताकि फंड कम ना पड़े, है ना। अभी क्या हो रहा है, फंड जैसे लोगों के पास ट्रीटमेंट कराने के लिए पैसे नहीं होते हैं, है ना, तो उस वो चीज़ रिमूव करने के लिए ये जो हमारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि फंड है वो बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया है ना। तो ये हो गया अपना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें जो स्कीम्स थी उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला क्या है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, है ना। तो नाम में देखो क्या है, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत मतलब पूरे भारत को हम मतलब अच्छा बनाएंगे, है ना, अच्छा बनाएंगे मतलब बेसिकली हेल्दी बनाएंगे, फिट बनाएंगे, है ना। और दूसरा पार्ट क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य। जन आरोग्य, जन क्या होता है, जन जन होते हैं लोग, है ना। आरोग्य मतलब जो भी रोग हैं, जो भी डिसीजेज हैं उसको हमको ख़त्म करना है ना। उसके लिए ये एक स्कीम है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इसमें बेसिकली आप डिसीजेस को कैसे कम कर सकते हो, उसका ट्रीटमेंट करा के, ट्रीटमेंट कराओगे तो बेसिकली आपको इंश्योरेंस चाहिए, है ना। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, पर हाउस होल्ड 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता है ना। अब हम ये मोटा मोटा हमने समझ लिया, अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं ना। तो बेसिकली ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि लेटेस्ट जो इकोनॉमिक सर्वे आई थी हमारी पिछले साल की, उसमें उन्होंने बोला था कि जो हाउस होल्ड हैं जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस जिन्होंने ये स्कीम इंप्लीमेंट करी है, सॉरी, जिन स्टेट्स ने ये स्कीम्स इंप्लीमेंट करी है वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस 54% से बढ़ गया है ना। और जिन्होंने नहीं किया है वहाँ पे 10% से ये रिड्यूस हो गया है। तो ये डेटा है जो आप मेंस के लिए याद रख सकते हो, है ना। अब की फीचर्स देखते हैं। तो पहली बात, वर्ल्ड की जो है लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ना, जो कि फुली गवर्नमेंट इसको स्पॉन्सर कर रही है। तो ये बेसिकली क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ना, क्योंकि सारा का सारा पैसा इसमें गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस का कवर मिलता है पर फैमिली पर ईयर, है ना। किसके लिए मिलता है, सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, है ना। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, ये सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है। तो बेसिकली जो हेल्थ सर्विसेज होती हैं वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती हैं, प्राइमरी, है ना, सेकेंडरी और टर्शरी। तो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज क्या होती हैं, जैसे मान लो आपको नॉर्मली कुछ खांसी हो गई, कफ हो गया, बुखार आ गया, तो आप कहाँ जाते हो, नॉर्मल जनरल डॉक्टर के पास जाते हो ना, जनरल फिजिशियन के पास जाते हो, उससे बोलोगे कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे हो रहा है, बुखार आ रहा है, तो वो पैरासीटामॉल दे देता है आपको, है ना। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है ना, बहुत ही बेसिक लेवल पे आपकी हेल्थ खराब हुई है, तो दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स क्या होते हैं, जो ये बेसिक प्रॉब्लम से डील करते हैं, दोज आर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। सेकेंडरी क्या होता है, मान लो आपको कोई आपको बुखार तो आ रहा है बट कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम है, जैसे कोविड-19 का ही हम कंसिडर कर लेते हैं। तो कोविड-19 में क्या है, आपको पहले बुखार आता है तो आप दिखाओगे तो वो बोलेगा कि भाई मैं नहीं ट्रीट कर सकता इसको, आप जाके थोड़े अच्छे हॉस्पिटल में दिखाओ, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, कोई स्पेशलिस्ट को दिखाओ, है ना। तो आप जाओगे सेकेंडरी सेकेंडरी हॉस्पिटल में, बेसिकली सेकेंडरी ऐसे हॉस्पिटल जो सेकेंडरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली प्राइमरी के ऊपर होता है सेकेंडरी, मतलब कोई अगर ज़्यादा स्पेशलाइजेशन उसमें रिक्वायर्ड है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज, है ना। अब काम मान लो अगर सेकेंडरी से भी नहीं बन रहा है, कुछ कुछ जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं जो सेकेंडरी लेवल पर डील नहीं हो पाती, जैसे आपकी लेट्स से प्लास्टिक सर्जरी हो गई, है ना। तो प्लास्टिक सर्जरी नॉर्मल सेकेंडरी हॉस्पिटल्स में डील नहीं होता है ना, दिस इज़ अ सुपर स्पेशलिटी ऑपरेशन, है ना। कोई सर्जरी हो गई, कुछ बहुत ही बड़ा डायलिसिस हो गया, तो ये सब कहाँ होते हैं, ये सब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में होते हैं, जहाँ पे एकदम एक्सट्रीम स्पेशलिटी रिक्वायर्ड होती है ना। तो उनको हम बोलते हैं टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन, है ना। तो वो टर्शरी केयर सर्विसेज होती हैं बेसिकली। तो इसमें जो 5 लाख का कवर है ये सेकेंडरी और टर्शरी के लिए है ना, समझ में आ गया, ये सेकेंडरी और टर्शरी के लिए है, दोनों ही हॉस्पिटल्स में मिलेगा, पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, दोनों हॉस्पिटल्स में मिलेगा। कौन सी सर्विसेज आती हैं इसमें, सेकेंडरी और टर्शरी केयर सर्विसेज, ठीक है। अब इसमें टारगेट है कि हम 10 करोड़ फैमिलीज़ को बेसिकली टारगेट करेंगे। 10 करोड़ फैमिलीज़ मतलब 50 करोड़ बेनिफिशरीज़, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि एक फैमिली में कम से कम 5 लोग होते हैं, है ना। तो 50 करोड़ बेनिफिशरीज़ को टारगेट करती है ये, है ना। उसके बाद क्या है, इसमें कैशलेस एक्सेस है, तो बेसिकली इसमें आपका एक कार्ड बन जाएगा, है ना। वो कार्ड के थ्रू आप मतलब उस कार्ड में पैसा रहेगा, जैसे हम एटीएम कार्ड होता है ना हमारा, वैसे ही आपका एक हेल्थ कार्ड होगा, उसके थ्रू आप ये अवेल कर सकते हो, तो वो गवर्नमेंट अपने आप पैसे काट लेती है उसके, है ना। तो इस टाइप से होता है ना। उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करें, कौन कौन एलिजिबल है स्कीम का बेनिफिट उठाने के लिए। तो सबसे पहली बात, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है फैमिली की साइज़ पे, एज पे या जेंडर पे, कोई भी जेंडर का, कोई भी एज का, कोई भी फैमिली, कितनी भी फैमिली साइज़ हो, है ना, वो इसको अवेल कर सकता है ना। जितनी भी आपकी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस है, जैसे मान लो आप कल एनरोल करते हो इस इस आयुष्मान भारत में, है ना, और आपको पहले से लेट्स से डायबिटीज़ है, ठीक है, तो ये जो डायबिटीज़ है वो भी कवर होगी इसमें, है ना। तो जब से आप एनरोल कर रहे हो उससे पहले जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी डिसीज़ चल रही है, वो सारी इसमें कवर होंगी, है ना।
और कौन कौन से मेडिकल प्रोसीजर्स ये कवर करता है, इसमें ऑन्कोलॉजी होती है, कार्डियोलॉजी होती है, नेफ्रोलॉजी होती है ना। और इसमें जो पैसा कवर होता है वो जैसे जिस दिन आप हॉस्पिटल जा रहे हो उससे 3 दिन से पहले तक, 3 दिन से पहले स्टार्ट होता है और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 15 दिन तक चलता है, ठीक है। तो मान लो आप हो सकता है 20 दिन के लिए हो सकता है आप 20 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज हो, है ना। तो 20 दिन से 3 दिन पहले, यानी इसके पहले भी 3 दिन और इसके बाद 15 दिन, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 15 और 3 18, 18 और 20 38, तो टोटल 38 डेज़ का आपको पैसा मिलेगा। समझ में आ रहा है। आप हॉस्पिटलाइज तो 20 दिन के लिए ही हुए, है ना, बट हॉस्पिटल जाने से 3 दिन से पहले तक का खर्चा से लेकर हॉस्पिटल से आप जब डिस्चार्ज हुए उसके 15 दिन बाद तक का खर्चा पूरा ये स्कीम कवर करती है, ठीक है। उसके बाद जितनी भी डायग्नोसिस होंगे आपके, कंसल्टेशन फ़ी होगी, मेडिसिन होगी, उन सब का खर्चा ये आयुष्मान भारत के अंदर कवर्ड होता है ना। उसके बाद ये जो स्कीम्स के बेनिफिट्स हैं वो पोर्टेबल है, मतलब आप कहीं भी किसी भी सेंटर पे जाके कहीं भी स्टेट में जाके इसको अवेल कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ आपका बर्थ प्लेस है वहीं से आप इसको अवेल कर सकते हो, आप कहीं भी जाके इसको अवेल कर सकते हो। और इसमें क्या क्या सर्विसेज इंक्लूडेड है, इसमें टोटल 1393 अप्रॉक्सीमेटली प्रोसीजर्स इंक्लूडेड है ना, जिनका कॉस्ट और ट्रीटमेंट कॉस्ट इसमें कवर्ड होता है ना। तो आपको ऐसे स्टेटमेंट दे देंगे कि आयुष्मान भारत का जो कवरेज है दैट इज़ ओनली लिमिटेड टू ड्रग्स सप्लाईज, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, फिजिशियन सर्विसेज, रूम सर्विसेज, सर्जन चार्जेस, ओटी, आईसीयू चार्जेस, है ना। तो ऐसे बोल देंगे, तो आपको लग सकता है कि ऐसा हो ऑप्शन, बट ऐसा नहीं है ना। तो इसमें कुल मिला के 1393 प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बट बात ये है कि इसमें सिर्फ ये कवर्ड नहीं है ड्रग सप्लाईज, इसके अलावा और भी प्रोसेसेस कवर्ड हैं, है ना। तो ये कोई जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, कि ये सिर्फ इन्हीं एक्सपेंसेस का आपको रिम्बर्समेंट मिलेगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 1393 प्रोसीजर्स का रिम्बर्समेंट मिलेगा, ठीक है। और पब्लिक हॉस्पिटल्स में जाओगे चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाओगे, दोनों में सिमिलर आपका ट्रीटमेंट होगा। तो पब्लिक हॉस्पिटल मान लो आपके ऊपर ट्रीटमेंट करता है ना, तो उनको पैसे उतने ही मिलेंगे जो प्राइवेट वाला लेता है उस ट्रीटमेंट को करने के लिए, है ना। तो दे विल बी रिम्बर्स्ड एट पार विद प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ठीक है। उसके बाद एक नया इसमें सब कैटेगरी इंक्लूड हुआ था, आयुष्मान CAPF स्कीम। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है CAPF किसके लिए होगा, आर्म्ड फोर्सेस के लिए, है ना। तो बेसिकली ये आयुष्मान भारत जो ये स्कीम है, ये CAPF वाली स्कीम, ये बेसिकली किसको बेनिफिट करेगी, ये बेसिकली आर्म्ड जो आर्मी पुलिस है, जो हमारी पुलिस फोर्स है उसको, उनके पर्सनल्स के लिए बेसिकली ये आयुष्मान CAPF स्कीम है ना। तो उनका हेल्थ इंश्योरेंस इसमें हम कराएंगे, है ना। अब इसमें कौन कौन आएगा, इसमें की फीचर्स क्या है, इसमें कौन कौन आएगा, इसमें बेसिकली CAPF के जवान आएंगे, असम राइफल्स वाले जितने भी जवान हैं वो आएंगे, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आएंगे, और उनकी सारी फैमिलीज इसमें कवर्ड होगी। तो आपको ये याद रखना है कि आयुष्मान CAPF में कवर्ड क्या है, सिर्फ CAPF के पर्सनल कवर्ड नहीं है, CAPF के अलावा असम राइफल्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और उनकी फैमिलीज भी इसमें कवर्ड हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की हम बात करते हैं, ठीक है। तो नाम से फिर से देखते हैं क्या है, डिजिटल है मतलब कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम होगा आपके मोबाइल पे, कुछ ऐप वगैरह होगा जिस पे आपका हेल्थ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आएगा, है ना। तो ऐसे ही कुछ समझ में आ रहा है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मतलब जो आपका हेल्थ रिकॉर्ड है वो अगर मैं अपनी मोबाइल में मेरे को मिल जाए, है ना, या फिर कोई डिजिटल ऐप हो जिसमें मेरा हेल्थ रिकॉर्ड हो, तो वही मिशन करता होगा, है ना। तो कुछ कुछ ऐसा ही करता है। क्या करता है ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, तो बेसिकली ये क्या करेगा, आपका डिजिटल जो हेल्थ रिकॉर्ड है ना, जैसे मान लो आपने कभी, आपका पहले कभी हॉस्पिटलाइजेशन हुआ होगा, है ना, तो आपको कुछ पर्टिकुलर दवाइयाँ दी गई होंगी या फिर आपके ऊपर कोई पर्टिकुलर डायग्नोसिस हुआ होगा, है ना। तो ये सब का इन्फॉर्मेशन ये रखेगा, आपका पूरा चिट्ठा रखेगा हेल्थ का। आपका ब्लड ग्रुप कितना है, हो सकता है A पॉजिटिव हो सकता है B पॉजिटिव हो, वो सब देखेगा। आपको कोई पहले कोई बीमारी थी कि नहीं थी, बीमारी अगर थी तो क्या उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, ये सब पूरा इस रजिस्टर में रहेगा, है ना। तो उस टाइप का ये करने का कोशिश किया गया। तो अब हम डिटेल में देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। तो बेसिकली ये डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रही है हमारी सरकार, जिसमें क्या होगा, एक यूनिक हेल्थ आईडी दी जाएगी। जैसे हमारी आधार आईडी होती है वैसे आपको यूनिक हेल्थ आईडी मिलेगी, हर पर्सन का यूनिक हेल्थ आईडी होगा। उसमें हम क्या करेंगे कि उस पर्सन से रिलेटेड जितना भी उसका हेल्थ रिकॉर्ड है उसको हम डिजिटाइज कर देंगे, जैसे फाइल में फाइल में हम उसको ले आएंगे, है ना। जैसे हमारे आधार कार्ड वगैरह वो सब डिजी लॉकर वाली जो ऐप है, एक डिजी लॉकर ऐप है उसमें पड़े रहते हैं ना, तो आप उसमें कभी भी आप अपने जो आधार कार्ड वगैरह है या ड्राइविंग लाइसेंस है उसको वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। उसी टाइप का है ये डिजिटल हेल्थ मिशन भी है, इसमें एक यूनिक हेल्थ आईडी मिलेगी, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड प्रिपेयर होगा, है ना, और उसमें आपको डॉक्टर्स और हेल्थ फैसिलिटीज़ की भी जानकारी मिल जाएगी, है ना। तो बेसिकली एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम हम बना रहे हैं इसमें, है ना, ताकि लोगों को कहीं जाना ना पड़े, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे बेसिकली एफिशिएंसी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी किसमें, हेल्थ केयर सर्विसेज में, ठीक है।
ये नॉर्मल सी स्टेटमेंट है, बहुत ही सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है। अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है ऐसे कि इट विल इनहांस एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन हेल्थ केयर सर्विसेज, तो बिना देखे ही आप सही मार सकते हो उसको, है ना। अब कोर फीचर्स की बात करते हैं, इसमें क्या क्या कोर फीचर्स हैं। तो इसमें बेसिकली 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। उन 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स में क्या क्या होगा, उसमें एक हेल्थ आईडी होगी, डिजिटल डॉक्टर होगा, है ना। जैसे प्रैक्टो होता है, प्रैक्टो में अगर आपने कभी कंसल्ट किया हो तो उसमें क्या होता है, आप प्रैक्टो में जाओ, है ना, वहाँ पे आप किसी भी डॉक्टर को डिजिटली कंसल्ट कर सकते हो, है ना। उसी टाइप का सिस्टम हम यहाँ पे भी लाएंगे, है ना। डिजी डॉक्टर होगा, हेल्थ आईडी होगी, हेल्थ फैसिलिटी का रजिस्टर होगा, आपका पूरा डेटा होगा उसमें, है ना। पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड होंगे, आपको ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ से मेरे को कहाँ कौन सी दवाई मिलेगी, कौन सी जेनरिक मेडिसिन है, कौन सी ब्रांडेड मेडिसिन है, ये सब भी आपको पता चल जाएगा, है ना। तो ये सब इसका फीचर है। उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसको इम्प्लीमेंट करेगी, है ना। इसको रोल आउट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के पास, है ना। उसके बाद जो ये रजिस्ट्री है, जो हम ये हेल्थ फैसिलिटी की रजिस्ट्री की बात कर रहे थे जिसमें सबका डेटा होगा, ये मेंटेन कौन करेगा, ऑब्वियसली कौन मेंटेन करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंटेन करेगी, है ना। तो इसको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना। थर्ड पार्टी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता थर्ड पार्टी, क्योंकि भाई उसके रिस्क है ना भाई, इन्फॉर्मेशन चोरी करके लीक हो गई तो, है ना। गवर्नमेंट तो अपना अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करेगी, बट थर्ड पार्टी का गलती से लीक हो गया तो आप क्या करोगे, है ना। आपका पूरा डेटा लीक हो जाएगा, तो ये गवर्नमेंट चाहती नहीं है। तो इसीलिए क्या होगा, ये जो है ये इसको कंट्रोल कौन करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसमें प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को अलाउ किया गया है, कुछ कुछ चीज़ों में अलाउ किया गया है। प्राइवेट स्टेक होल्डर्स के पास भी इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी ताकि वो इंटीग्रेट कर सकें। जैसे मान लो आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, है ना, आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो ट्रीटमेंट कराने, तो डेटा तो हमको उन्हीं से लेना पड़ेगा ना, ठीक है। तो हमको उनके साथ कोलैबोरेट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब है कि भाई प्राइवेट स्टेक होल्डर्स के साथ हम कोलैबोरेट करेंगे डेटा लेने के लिए, है ना। और वो भी इस इस डिजिटल इकोसिस्टम को बनाने में हमको हेल्प करेंगे, है ना। उसके बाद हर इंडियन को एक हेल्थ आईडी कार्ड मिलेगा जिसमें उसकी सारी मेडिकल डिटेल स्टोर होंगी, ये तो मैंने बता ही दिया आपको, है ना। उसके बाद ये जो हेल्थ आईडी कार्ड है, ये किसी भी आप डॉक्टर को वन टाइम एक्सेस के लिए दे सकते हो। वन टाइम एक्सेस का क्या मतलब है, जैसे मान लो आपने कभी अगर कोई पीडीएफ ऐसे लॉक्ड पीडीएफ डाउनलोड करी हो, तो उसमें जैसे अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो उसका जो पीडीएफ आता है ना, स्टेटमेंट जो आता है, तो उसमें जो उसका स्टेटमेंट आता है वो लॉक्ड होता है, मतलब उसमें आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। अगर जिसके पास पासवर्ड है वही वो पीडीएफ खोल सकता है ना। तो ये एक सिक्योरिटी टाइप का है ना, कि वन टाइम ही है। मान लो आपको मैंने वन टाइम पासवर्ड दिया, है ना, तो आप एक ही बार उस पीडीएफ को खोल पाओगे, उसके बाद नहीं खोल पाओगे, राइट। तो वैसे ही जो आपका ये डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड होगा, वो भी आप किसी बेसिकली डॉक्टर या हेल्थ प्रोवाइडर से वन टाइम शेयर कर सकते हो। वो वन टाइम एक्सेस कर सकता है, उसके बाद वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये इसमें फैसिलिटी दी हुई है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो नाम में देखो क्या है, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, सुरक्षा मतलब हेल्थ को हमको कंजर्व करना है, हेल्थ को हमको इम्प्रूव करना है, या फिर हेल्थ हेल्थ डिसीजेज से हमको अपने आप को बचाना है, उसके लिए ये कोई योजना है ना। तो यही काम करेगी, क्या ही कर सकती है, यही काम करेगी। तो ये बेसिकली लॉन्च कब हुई थी, 2003 में लॉन्च हुई थी। क्या ऑब्जेक्टिव था कि भाई जो रीजनल इम्बैलेंसेज हैं हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज में, है ना, जो टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज में या प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज में, उसको हम ब्रिज करेंगे और उसको हम रिलायबल बनाएंगे। जो हमारी टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उसको हम रिलायबल बनाएंगे, और मेडिकल एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको हम बढ़ाएंगे। कंट्री में हम मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ाएंगे। तो इसमें क्या होगा भाई, जो हमारे एम्स वगैरह हैं जो हमारे मेडिकल एजुकेशन देते हैं, है ना, उनको हम और ज़्यादा इस्टेब्लिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एम्स बनाएंगे कि ताकि ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन हम मेडिकल एजुकेशन हम इंडिविजुअल्स को इम्पार्ट कर पाएँ, है ना। गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं उसको हम अपग्रेड करेंगे, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ लाएंगे, है ना। तो ये सब इस स्कीम का बेसिकली कंपोनेंट्स हैं, है ना। द प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर अपग्रेडेशन ऑफ ईच मेडिकल कॉलेज वुड बी शेयर्ड विद सेंटर एंड स्टेट, है ना। तो सेंटर और स्टेट मिलके जो ये कॉस्ट है उसको बियर करेगा, ठीक है। इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, ये कॉस्ट बियर का जो है कॉस्ट दोनों मिलके बियर करेंगे, है ना। तो बस यही है इसमें, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष की बात करते हैं। तो इसका तीसरा वर्जन लॉन्च हुआ है 3.0, है ना। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि इंद्रधनुष मिशन क्या था, तो थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ इंद्रधनुष मिशन क्या था, इसका नाम कैसे पड़ा। सबसे पहले इंद्रधनुष क्या होता है, उसमें 7 कलर्स होते हैं, रेनबो होता है ना। तो इसमें बेसिकली पहले जब ये आया था तो इसमें 7 डिसीज़ेज़ को टारगेट किया गया था, है ना। उसमें ये बोला था कि हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन अचीव करेंगे इन 7 डिसीज़ेज़ को हम एलिमिनेट कर देंगे, है ना। अभी हम देखेंगे कौन कौन सी हैं वो, बट इतना याद रखो इसका नाम इंद्रधनुष इसलिए पड़ा था क्योंकि इसमें 7 डिसीज़ को एलिमिनेट करने की बात की गई थी, है ना। तो अभी जो 3.0 मिशन आया है, इसमें क्या है, इसमें क्या हम करेंगे, इसमें बेसिकली जो भी चिल्ड्रंस और प्रेग्नेंट वुमेन हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी है कोविड-19 की, उनको हम वैक्सीन लगाएंगे, है ना। ये इसका मकसद है। तो अब हम शुरुआत से बात करते हैं बेसिक से कि इंद्रधनुष जब मिशन आया था, इनिशियली जब ये मिशन आया था तो उसका मकसद क्या था, है ना।
तो इसका मकसद था कि भाई हम रीस्ट्रेंथन करेंगे, री एनर्जाइज करेंगे जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ना। तो वैक्सीन वगैरह लगवाने के लिए हम ये इंश्योर करेंगे कि हर इंडिविजुअल को बेसिकली इम्यूनाइजेशन मतलब वैक्सीन लग रही है। इसमें बेसिक फोकस किसके ऊपर था? इसमें बेसिक फोकस बेसिकली चिल्ड्रंस और प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर था, ठीक है। तो इसमें हम ये अचीव करने वाले थे कि चिल्ड्रंस और जो प्रेग्नेंट वुमेन है ना, उनका हम फुल इम्यूनाइजेशन करेंगे, है ना, उनको वैक्सीन लगा देंगे ताकि जो ये 7 डिसीजेज जो इसमें मेंशन थी वो उनको ना होए, है ना। तो ये हम इसमें इंश्योर करने वाले थे। तो अल्टीमेट गोल इज़ टू इंश्योर फुल इम्यूनाइजेशन विद ऑल अवेलेबल वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन अप टू 2 years ऑफ एज एंड प्रेग्नेंट वुमेन। तो जितने भी बच्चे हैं 2 साल तक के, है ना, उनको हम अर्ली वैक्सीनेशन लगवाएंगे, और जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन है, जितनी भी हैं इंडिया में, उन सबको हम वैक्सीनेट करेंगे। ये इसका मकसद था। अब इसमें कौन कौन सी डिसीजेस कवर्ड है? तो इसमें बेसिकली 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस कवर्ड हैं जो वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट हो सकती हैं। इनका नाम क्या है, इसको आपको थोड़ा माइंड में रखना है कि ये कौन कौन सी डिसीजेज है। इसमें है डिप्थेरिया, वूपिंग कफ, टिटनेस, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस बी, मेनिंगटाइटिस, है ना, निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी इन्फेक्शंस, जापानीज़ एंसेफेलाइटिस, है ना, ये सब है, रोटा वायरस है। उसके बाद न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन इसमें कवर्ड है, और मीजल्स और रूबेला की वैक्सीन इसमें कवर्ड है। तो इसमें से जापानीज़ एंसेफेलाइटिस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये जो दोनों हैं, ये दोनों स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स में ही दी जाएंगी, है ना। ये पैन इंडिया नहीं है, ये जहाँ पे बस जैसे जेई बेसिकली आप देखोगे तो बिहार में बहुत ज़्यादा फैलता है ना, तो वहाँ पे ही सिर्फ ये वैक्सीन दी जाएंगी। हम बाकी जगह जहाँ पे फैलता नहीं है वहाँ पे क्यों ही देंगे, है ना। तो ये वैक्सीन जो है, ये जेई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वाली, ये बेसिकली सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में ही दी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अब ये तो आया था नॉर्मल इंद्रधनुष मिशन, है ना। उसके बाद एक आया था इंटेंसिफाइड मिशन, है ना। तो इंटेंसिफाइड मिशन में क्या हमारा टारगेट था कि हम 90% कवरेज करेंगे इसका, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे टारगेट लिया था ना कि चिल्ड्रन अप टू 2 years ऑफ एज और प्रेग्नेंट वुमेन, इनको हम फुल इम्यूनाइजेशन करेंगे, तो यहाँ पे नहीं हो पाया था, है ना। तो अब हमने ये इंटेंसिफाइड जब मिशन आया था तो उसमें ये इंश्योर किया गया था कि हम एटलीस्ट 90% जो कवरेज है वो कर पाएँ, है ना। जो 90% चिल्ड्रंस और प्रेग्नेंट वुमेंस हैं, चिल्ड्रंस अप टू 2 years ऑफ एज एंड प्रेग्नेंट वुमेंस, उनको हम इम्यूनाइज कर पाएँ, ठीक है। तो ये कब आया था? ये 2017 में आया था, है ना। और इसका टारगेट था कि 2018 तक हम 90% ये अचीव कर लेंगे, ठीक है। ये इसका बेसिकली टारगेट था, है ना। अब अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।